नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11th के होम साइंस का आपका चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है, जिसका नाम है स्वयं को समझना। हम इसको पूरी तरीके से करने वाले हैं कवर अप इस वीडियो में। इसके जितने भी पार्ट रहने वाले हैं, जैसे आपको पता है इसके 3 पार्ट है ABC, जिसमें फर्स्ट में क्या है, मुझे मैं कौन बनाता है। सेकेंड आपका स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, और थर्ड में आपका है पहचान पर प्रभाव संबोध का विकास हम कैसे करते हैं। तो ये तीनों क्या है, आपके स्वयं को समझने वाले चैप्टर के अंदर ही आपके पार्ट्स से रखे हैं, तो हम इसी को समझेंगे। फर्स्ट आपको आपके चैप्टर के नाम से पता चल जाएगा इसमें क्या है, स्वयं को समझना। हम तीनों पार्ट में किसके बारे में समझने वाले हैं, तो स्वयं के बारे में। स्वयं में जैसे धीरे धीरे कैसे विकास आता है हमारे अंदर, उन सब चीजों के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो फर्स्ट इसमें हम क्या है, मुझे मैं कौन बनाता है। तो इसमें हम किसके बारे में समझने वाले हैं, तो हमारे स्वयं कि हमें किस तरीके से अनुभूति होती है, हमारे कौशल के बारे में, योग्यताओं के बारे में, वो सारी चीजें। नेक्स्ट स्वयं का विकास एवं विशेषता है, हम किस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, छोटे बच्चों को इतना कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी हमें पता चलती है कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि चीजें मूवमेंट कर रही है, इधर से उधर कर रही है, या हमें पता चलता है कि हमारे आसपास के लोग हमारे लिए कितने जरूरी है, धीरे धीरे पता चलता है। इसमें क्या है, हम यही समझेंगे कि स्वयं का विकास किस तरीके से विकास हो रहा है, और कौन कौन सी विशेषताएं हमारे अंदर है, हम उसको समझेंगे। और लास्ट में क्या है, पहचान पर प्रभाव संबोध का विकास हम कैसे करते हैं। अब पहचान के बारे में हम इसमें समझेंगे कि हमारा पहचान क्यों जरूरी है, या किसी की पहचान क्यों आवश्यकता होती है, हम उन सब के बारे में इसमें समझेंगे। और उस पर ही जो प्रकाश है वो डालेंगे, उसको हम देखेंगे, समझेंगे पहचान के बारे में, जो मेनली आपका लास्ट टॉपिक में रहने वाला है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हम इसी वीडियो में आपको ये तीनों पार्ट ही मैं अच्छे से एक्सप्लेन करवा दूंगी। आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्या आपकी डेफिनेशन दे रखी है, तो इसमें क्या है आपका स्वयं, पहचान और व्यक्तित्व। तो क्या है इसमें फर्स्ट क्या है कि स्वयं मतलब स्वयं क्या है, मैं। अब मैं अपने लिए किस शब्द का यूज करूंगी, स्वयं का या स्वयं का। तो इसमें क्या है कि स्वयं को किसी व्यक्ति के विशेष चरित्र व व्यवहार और कौशल से परिभाषित किया जाता है। अब क्या है, स्वयं को किससे हम परिभाषित करते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर कौन से चारित्रिक गुण है, कौन सी विशेषताएं हैं उसके अंदर, उसके व्यवहार में कौन सा अच्छी बातें हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, स्वयं के बारे में, स्वयं को परिभाषित करते हैं कि मेरे अंदर अच्छी योग्यताएं हैं, मैं लोगों से अच्छे से बातचीत करती हूँ, मैं लोगों से अच्छे संबंध बना के रखती हूँ। तो क्या है, ये मेरी योग्यता होगी, एक अच्छी विशेषता होगी मेरे अंदर। तो इसमें क्या है कि स्वयं को हम परिभाषित किससे करते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कौन से चारित्रिक गुण हैं, चारित्रिक विशेषताएं हैं, उसके कौन से व्यवहार है, मतलब कौन से अच्छे व्यवहार है, कौन कौन से कौशल है जो लोगों को अच्छे लगते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। तो उसी से हम स्वयं को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें दे रखा है पहचान। तो क्या है, किसी व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र, मतलब किसी व्यक्ति का जो विशेष चरित्र है, अच्छा चरित्र है उसको, या व्यक्तित्व क्या है कि किसी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तो क्या है उसका बहुत, आप देखते हैं, आप सुनते हैं कि वो इतना अच्छा है, उसने ऐसे कार्य किए। तो इसमें क्या है, वही बताया है कि किसी व्यक्ति के जो विशिष्ट चरित्र है, उसका अच्छा चरित्र है, लोगों के साथ मधुर संबंध है उसके, और उसका व्यक्तित्व एक अच्छा व्यक्तित्व है कि वो अच्छा इंसान है। तो वो क्या होगा, पहचान से उसको हम परिभाषित करेंगे कि उसकी ये पहचान है कि वो इतना अच्छा व्यक्ति है, उसका चरित्र इतना विशेष है, या उसका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लोगों को पसंद आता है। तो ये क्या है, पहचान में आ जाएगा कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें क्या है, स्वयं के बारे में कि कोई मुझे इस तरीके से देख रहा है या समझ रहा है कि मैं इतना अच्छा हूं, मेरी योग्यताएं ये है, मेरे कौशल ये है। तो ये किस में आएगा, स्वयं में आएगा। नेक्स्ट लास्ट है आपका तो व्यक्तित्व है। इसमें क्या है, इसमें उन विशेषताओं के समूहों को रखा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को दूसरे से अलग दिखाया जाए। अब क्या है, इसमें उन विशेषताओं को रखा जाता है कि एक व्यक्ति से अलग दिखाया जाए कि उसकी विशेषता अलग है और मेरी विशेषताएं अलग है। तो इसमें क्या है कि मेरे अंदर ऐसा गुण है जो मुझे एक व्यक्ति विशेष से अलग बनाता है। जैसे कि वो हम बोल सकते हैं कि वो खेलने में अच्छा है, तो मैं बताऊंगी कि मैं डांसिंग में अच्छी हूँ, मैं सिंगिंग में अच्छी हूँ, या मेरे को गेम उतना पसंद नहीं है। तो क्या है, ये हमारी विशेषताएं क्या है, अलग अलग है कि वो एक अलग फील्ड में उसको गेम खेलना पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल ही उससे भिन्न चीजें पसंद है। तो इसमें क्या है कि वही विशेषताएं होती है व्यक्तित्व में कि किसी व्यक्ति को एक
अलग विशेष व्यक्ति से अलग बताया जाता है, अलग कौशल या अलग जो गुण होते हैं उसके वो हमें बताया जाता है। तो इसमें यही था आपका। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि स्वयं की अनुभूति के बारे में बता रखा है कि स्वयं क्या है। अब स्टार्ट करते हैं ना हम इसको। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आपका टॉपिक क्या है, स्वयं। तो स्वयं की अनुभूति का मतलब है कि हम अपने अंदर के कौशल और योग्यताएं किस प्रकार दूसरों से भिन्न बनाती है। अब क्या है, हमारे अंदर कौन सी कौशल है, कौन सी योग्यताएं है हमारे अंदर, मेरे अंदर कौन सी योग्यताएं है जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। तो ऐसी आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं होंगी जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। कोई खेल में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, सबकी अलग अलग योग्यताएं होती है। तो क्या है, वही है कि हमारे अंदर ऐसी कुछ ना कुछ योग्यताएं होती हैं जो हमें दूसरों से भिन्न बनाती है। क्या है, स्वयं या आत्म एक व्यक्ति की पहचान होती है। स्वयं, स्वयं जो मैं हूं या मेरा आत्म जो है वो क्या है, किसी व्यक्ति की पहचान होती है कि स्वयं मैं बोल रही हूँ कि मैं इतनी अच्छी हूँ। तो क्या है, सामने वाला, मैं इस कार्य में अच्छी हूँ, तो सामने वाला मुझे किस चीज से देखेगा कि मैं डांस में अच्छी हूँ, तो वो बोलेगा कि हाँ ये डांस में बहुत अच्छी है। तो क्या है कि स्वयं या आत्म एक व्यक्ति की जो है पहचान होती है। नेक्स्ट क्या है, वास्तव में हम स्वयं के लिए जो विचार रखते हैं वही स्वयं की धारणा होती है। अब यही है कि हम खुद के लिए जो विचार रखते हैं वही स्वयं की धारणा होती है। यदि मुझे पता है कि मैं किस कार्य में अच्छी हूँ, मैं किस कार्य में पूरी तरीके से कौशल हूँ उसको करने के लिए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, सामने वाले की कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ, सामने वाले की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या होगा, जो मेरे अंदर जो पहले से कौशल था वो भी खराब हो जाएगा। और मैं जब सामने वाले की नकल करूंगी तो क्या होगा कि वो भी काम मेरे से ठीक से नहीं होगा, क्योंकि गुण सेम नहीं है, अलग अलग है। कि यहाँ पे अलग अलग भिन्न कौशलों की बात की जा रही है कि उसके अंदर कोई और कौशल है, मेरे अंदर कोई और कौशल है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके कौशल को भी अपना लूं। तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही काम क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि हम स्वयं के लिए जो भी विचार रखते हैं कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, तो क्या है, मैं ये करूंगी, तो क्या है, यही स्वयं की धारणा है कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर करने की ये हौसला है। तो यही आ जाएगा आपके स्वयं में। यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम्पल दे रखे, जैसे मैं पढ़ाई में काफी तेज हूँ, तो क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ाई में बहुत तेज है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे पढ़ाई करते करते, तो वही कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ, मेरे सबसे मधुर संबंध है, अच्छे संबंध बना के रखते हैं बहुत सारे लोग, मैं शारीरिक रूप से आकर्षक हूँ, मतलब मेरा चरित्र ही ऐसा है कि मैं लोगों को तुरंत ही आकर्षित कर लेता हूँ, या मैं दूसरों की मदद करती हूँ। तो क्या है यहाँ पे कि ऐसा नेचर है आपका कि मैं दूसरों की मदद करती हूँ, ये भी आपकी विशेषताओं में ही आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कौशल या गुण ऐसे ही हो जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुछ अलग भी हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, या कुछ अन्य चीजें, अन्य कौशल जो आपके अंदर है, कोई भी विशेषता है वो आपके अंदर का कौशल ही कहलाएगा। तो यही आपके इसमें था स्वयं की अनुभूति में। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या है, स्वयं के आयाम दे रखे कि स्वयं के बारे में कौन कौन सी मतलब धारणाएं हैं। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे व्यक्तिगत पहलू दे रखा है, और दूसरा आपको क्या दे रखा है, सामाजिक पहलू। क्या है, स्वयं के बारे में दो अलग धारणाएं, जिसमें एक व्यक्ति के स्वयं के बारे में सोच होती है, और क्या है, एक सामाजिक पहलू जहां हम समाज की बात करेंगे कि समाज में मेरा स्थान कौन सा है, उनकी सोच मेरे लिए कौन सी है, वो सारी चीजें। तो यहाँ फर्स्ट हम व्यक्तिगत पहलू में देखते हैं। तो क्या है, व्यक्तिगत आयाम के पहलू में जो केवल व्यक्ति से संबंधित होते हैं, क्या है, यहाँ पे वो पहलू है जो कि सिर्फ व्यक्ति से संबंधित होते हैं। और यहाँ क्या है, सामाजिक आयाम से तात्पर्य व्यक्ति जब किसी और व्यक्ति के साथ संपर्क बनाता है, अपनी बातों को एक दूसरे को साझा करते हैं। तो क्या है कि सामाजिक आयाम में यही होगा, हम समाज की बात कर रहे हैं तो समाज में क्या है, एक से अधिक लोग हैं, तो जब हम उनसे अपनी बातों को साझा करेंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे, तो वही क्या होगा, सामाजिक आयाम होगा जो आपके स्वयं के पहलू में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपके व्यक्तिगत आयाम के पहलू के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, जैसे कि कौन कौन से गुण हैं उसके। तो फर्स्ट यहाँ आपके शारीरिक आयाम दे रखा है, भावनात्मक आयाम दे रखा है, आगे हम और देखेंगे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ आपका शारीरिक आयाम में क्या है कि व्यक्ति के शारीरिक गुण, क्षमता और कौशल उसके शारीरिक आयाम का निर्माण करते हैं। व्यक्ति के अंदर कौन से शारीरिक गुण हैं वो
और कितनी क्षमताएं हैं उसके अंदर और कौन कौन से कौशल है, तो वो किस में आएंगे, आपके शारीरिक आयाम में आएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, भावनात्मक आयाम। अब भावना से आपको समझ में आ रहा होगा क्या है कि आपकी जो अंदरूनी भावना है, किसी से प्रेम की भावना है, किसी से ईर्ष्या की भावना है, कभी आप किसी चीज को जीत जाते हैं तो एक विजेता की भावना आपके अंदर आती है, किसी चीज से आप हार रहे हैं तो आपको नर्वसनेस होती है, आप डर जाते हैं, या क्रोध की भावना है, तो वो सारी चीजें क्या है, हमारे अंदर की भावना जो हम दूसरों के लिए प्रकट करते हैं या अपने किसी कार्य के लिए प्रकट करते हैं, तो किस में आएगा, वो आपके भावनात्मक आयाम में आएगा। तो इसमें क्या है कि प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा विभिन्न प्रकार की मानवीय भावनाओं का उदाहरण है। भावनात्मक आयाम में किसी व्यक्ति के आंतरिक या बाहरी परिवर्तन, आंतरिक या बाहरी परिवर्तन के कारण जो भी भावनाएं उभरती है उसे ही भावनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसमें यही बता रखा है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब प्रेम की भावना, ईर्ष्या की भावना, कोई भी अंदरूनी भावना जब बाहर उभर कर आती है तो हम उसी को क्या कहते हैं, भावनात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब इसी में आपका नेक्स्ट जो दे रखे हैं दो, तो यहाँ पे क्या है, मानसिक आयाम है और आध्यात्मिक आयाम है। हमने शारीरिक आयाम देखा, भावनात्मक आयाम देखा, नेक्स्ट यहाँ मानसिक आयाम दे रखा है और आध्यात्मिक आयाम दे रखा है। तो इसमें क्या है, मानसिक आयाम में तो किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति, मानसिक आयाम का तात्पर्य है कि मतलब इसमें क्या है, मानसिक आयाम क्या है, तो किसी व्यक्ति के अंदर कितनी इच्छा शक्ति है वो, और उसकी बुद्धि और विचारों और धारणाओं के बारे में ज्ञान। क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, कोई भी कार्य करने की कितनी इच्छा है उसके अंदर, उसकी इच्छा कितनी प्रबल है, तो वो किस में आएगी, मानसिक आयाम में आएगा। और व्यक्ति के जो बुद्धि वगैरह है, किसी चीज के लिए लेकर ज्ञान है, विचार है, धारणाएं हैं, तो किस में आएंगी, वो मानसिक आयाम में आएंगी। किसी भी कार्य को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है कि उसके अंदर कौन कौन सी कितनी इच्छा शक्ति है उस कार्य को करने की, या उसके कार्य के प्रति कौन से विचार है, कौन सी भावनाएं निकल के आ रही है, तो किस में आएगा, वो मानसिक आयाम में आएगा। नेक्स्ट आपका आध्यात्मिक आयाम दे रखा है, तो इसमें क्या है कि आध्यात्मिक आयाम से तात्पर्य किसी व्यक्ति की अंदरूनी इच्छा शक्ति एवं ऊर्जा से है। तो इसमें क्या है, आध्यात्मिक आयाम में क्या है, अध्यात्म मतलब क्या है कि अध्यात्म अपने अंदर, तो क्या है कि हमारे अंदर की जितनी भी शक्ति है, इच्छा शक्ति है, कार्य करने की इच्छा शक्ति है, और जितनी उसके प्रति ऊर्जा है कि हम किसी कार्य को लेकर खुश है, उत्साहित है, या किसी कार्य को लेकर निराश है। जब हमें वो कार्य आता है तो क्या है, हम खुश होंगे, उत्साहित होंगे, लेकिन जब वो कार्य नहीं आएगा तो क्या होगा, हम निराश हो जाएंगे। तो इसमें यही आध्यात्मिक आयाम में क्या है कि हमारी अंदरूनी इच्छा शक्ति कितनी है और ऊर्जा कितनी है उस कार्य के प्रति, तो वो आ जाएगा आपके आध्यात्मिक आयाम में। तो क्या है, हमने इसमें क्या पढ़ा है, तो यहाँ फर्स्ट हमने देखा कि व्यक्तिगत आयाम के बारे में हमने स्वयं के पढ़ा है। स्वयं में क्या है कि आप स्वयं की अनुभूति के लिए आपके दो आयाम दे रखे हैं, एक व्यक्तिगत आयाम है और एक सामाजिक आयाम है। आपको ये याद रखने, दो अलग अलग आयाम है, जिसमें सामाजिक आयाम में क्या है कि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाते हैं, और व्यक्तिगत आयाम में क्या है कि हम स्वयं के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं या स्वयं के अंदर हमारी कौन कौन सी भावनाएं विकसित होती है। तो हमने अपने व्यक्तिगत आयाम के बारे में समझा है कि उसमें कौन कौन से, तो शारीरिक आयाम है, भावनात्मक आयाम है, मानसिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम है। ये सारे आपके किस में आएंगे, व्यक्तिगत आयाम में आएंगे। और ये दोनों क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक आयाम किस में आते हैं, तो स्वयं के लिए में इसको हम यूज करते हैं कि स्वयं की धारणाएं कौन कौन सी होती है, या किस हम इसमें इसे हम किस किस चीजों में डिवाइड करते हैं। तो हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। अब यहाँ आपको दे रखा है आत्म की समझ। आत्म मतलब खुद की समझ। तो क्या है कि आत्म एक ऐसा भाव है जिसे व्यक्ति स्वयं विकसित करता है। आत्म एक ऐसा भाव है जिसे व्यक्ति खुद ही विकसित करता है। क्या है, इसे हमें दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं कि हम कौन है। क्या है, धीरे धीरे ही जब हम छोटे होते हैं हमें उतनी समझ नहीं होती कि कौन सा कार्य हो रहा है, कौन से कार्य नहीं हो रहा है, या कौन से कार्य हमारे लिए जरूरी है, हमें ये सब कुछ पता नहीं होता है। तो क्या है कि आत्म की जो समझ है हम धीरे धीरे स्वयं ही विकसित करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी योग्यताएं हैं, कौन कौन से कौशल है, ये धीरे धीरे हमें खुद ही पता चलता है। और क्या है कि जन्म के पश्चात 18 महीने की आयु तक शिशु स्वयं की पहचान करने लगता है। तो हम कब से खुद को समझने लग जाते हैं, हम आत्म को कब से समझने लग जाते हैं, तो 18 महीने की आयु तक जो है, जो शिशु होते हैं वो स्वयं की पहचान धीरे धीरे करना
शुरू कर देता है। तो ये क्या है, आपकी आत्म की समझ में है। नेक्स्ट, स्वयं को समझने के महत्व। अब हम स्वयं को नहीं समझेंगे तो क्या होगा, तो क्या है कि किसी चीज को समझने का महत्व जरूरी है, महत्व होता है तभी हम कोई कार्य करते हैं, किसी चीज को समझते हैं। तो क्या है, यहाँ पे स्वयं को समझना क्यों जरूरी है, हम जब स्वयं को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है, हमारे अंदर कौन से गुण है, कौन से कौशल है, हमें कब पता चलेगा, जब हम स्वयं को समझेंगे। तो क्या है, वही यहाँ दे रखा है कि यदि हम स्वयं को समझने लगे तो हमें हमारी विशेषता जो कि हमें दूसरों से भिन्न बनाती है उसे समझ पाएंगे, साथ ही अपने कौशल का अनुभव कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो भी विशेषताएं हमें दूसरों से भिन्न बनाती है, जैसे कोई कार्य करने में कोई असक्षम है लेकिन मैं वो कार्य कर सकती हूँ और करती भी हूँ, तो क्या है कि मैं इसमें मेरा ये कौशल हुआ कि वो ये कार्य नहीं कर सकता परंतु मैं कर सकती हूँ। तो क्या है, यहाँ पे यही है कि कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें दूसरे लोगों से भिन्न बनाती है। तो किस में आएगा वो, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना पहले तो कि हमारे अंदर कौन सी विशेषता है, कौन से गुण है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। तो क्या है, यहाँ पे जब हम स्वयं के बारे में जानेंगे कि मुझे इस कार्य में दिलचस्पी है, मैं ये कार्य कर सकती हूँ, मुझे ये कार्य करना चाहिए, या मैं इसमें आगे जाके अच्छी हो सकती हूँ, तो मैं इसको अपना कौशल बना सकती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, हमारे अंदर स्वयं ही पैदा होते हैं। ये क्वेश्चन खुद ही आते हैं कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे अंदर खुद से ही उत्पन्न होते हैं। तो वही है कि स्वयं की समझ इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने कौशल और महत्व को समझ सके, जो कि हमें दूसरों से भिन्न बनाती है। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, स्वयं की संकल्पना। तो यहाँ स्वयं की संकल्पना क्या है, तो स्वयं के बारे में जो सोच होती है हमारी, स्वयं के बारे में जो सोच है वो आपकी किस में आएगी, स्वयं की संकल्पना में। तो क्या है, स्वयं की संकल्पना से तात्पर्य उन अनुभूतियों और विचारों से है जो हम स्वयं किसी व्यक्ति को दर्शाती है या बताती है। मतलब ऐसी विचारधाराएं हैं या ऐसे विचार जो कि हमें बताती है, दूसरों को समझाती है कि हम कौन है। तो इसमें वही बता रखा है कि उन चीजों से तात्पर्य, उन अनुभूतियों और विचारों से तात्पर्य है जो स्वयं किसी व्यक्ति को दर्शाती है या बताती है, जो हमारी ऐसी योग्यताएं हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमारे बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को दर्शाती है या बताती है। तो किस में आएगा, वो स्वयं की संकल्पना में आएगा। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है, स्वयं की संकल्पना और आत्मसम्मान व्यक्ति की पहचान के तत्व है। अब यहाँ व्यक्ति के पहचान के तत्व दे रखे हैं, तो कौन कौन से, स्व संकल्पना और आत्मसम्मान। ये दोनों आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन कि कौन कौन से तत्व है पहचान के, तो कौन कौन से है, स्व संकल्पना और आत्मसम्मान क्या है, व्यक्ति के पहचान के तत्व है। अब यहाँ क्या है, आपको देखिए कोई भी चीज होती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ आपको सकारात्मक आत्मसम्मान और नकारात्मक आत्मसम्मान के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से कुछ ऐसी सकारात्मक चीजें, मतलब पॉजिटिव थिंग होती है जिसमें हम खुद को ही अच्छा समझते हैं कि हमें पता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं प्रयास करूंगा तो ये कार्य हो जाएगा, या ये कार्य मेरे लिए ही बना है। ऐसी ऐसी हम पॉजिटिव चीजें सोचते हैं, क्या होता है कि कार्य करने में हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो नकारात्मक मतलब नेगेटिव थिंक है, तो उससे क्या होता है कि यार ये कार्य तो मैंने कभी किया ही नहीं है, क्या पता मैं करूँ और खराब हो जाए, या फिर मेरे से ये होगा ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो मैं एंड तक कहाँ लेकर जाऊंगा। तो क्या होता है कि हम ऐसे ही चीजें सोचते हैं कुछ कार्य में कि हम अगर इस कार्य में अच्छे नहीं है तो हम नकारात्मक सोचने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं कि नया ट्राई करूंगा, नई चीजें अपने लाइफ में लेकर आऊंगा तो इंटरेस्टिंग लगेगी लाइफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या सोचते हैं कि मैंने तो कभी किया ही नहीं है यार, मैं करूंगा तो फिर तो सब बेकार हो जाएगा, छोड़ ही देता हूँ इससे अच्छा। तो ऐसी भी चीजें, मतलब ऐसी भी सोच होती है लोगों के अंदर। तो यहाँ पे वही आपको बता रखा है कि सकारात्मक आत्मसम्मान में क्या है कि सकारात्मक आत्मविश्वास में हमें स्वयं के लिए सदैव अच्छा सोचना, हम स्वयं के लिए अच्छा सोचते हैं। क्या है इसमें, सकारात्मक आत्मविश्वास में हम स्वयं के लिए सदैव अच्छा सोचते हैं। तो जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उसके प्रति हम अच्छी भावना रखते हैं, जैसे कि आशावादी होना कि मैं ये कार्य कर लूंगा। आशावादी में क्या है कि हमें कोई कार्य दिया गया है जो कि हमें नहीं आता है, तो क्या यही आशावादी, यही होप रहेगी हमें कि ये कार्य मुझे मिला है तो किसी न किसी तरीके से मैं ये पूरा कर ही लूंगा, कि कोई भी चीज मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं ट्राई करूंगा तो ये हो ही जाएगा।
नेक्स्ट, स्वयं पर विश्वास रखना। मुझे स्वयं पर विश्वास है कि मुझे कोई ऐसा ही कार्य दिया गया है जो कि जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं कर नहीं सकता या मेरी फील्ड से बिल्कुल अलग ही है, लेकिन मेरे अंदर आत्मविश्वास है कि मैं कोशिश करूंगा तो ये जरूर हो जाएगा। तो क्या है कि सकारात्मक में हम क्या रखते हैं, खुद पर आत्मविश्वास रखते हैं, हम आशावादी होते हैं और स्वयं को चिंता मुक्त रखते हैं। ये नहीं सोचना कि यार मैंने कभी किया नहीं या होगा ही नहीं, खराब ही हो जाएगा, मुझे डांटी पड़ जाएगी, ऐसी चीजें नहीं सोचते। क्या है कि स्वयं को चिंता मुक्त रखते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से इसका एंड निकल ही जाएगा और मैं ये कार्य कर ही लूंगा। तो किसमें आएगा ये सारे आपके सकारात्मक, जो आत्मसम्मान है उसमें आएगा। अब जो नकारात्मक है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, व्यक्ति स्वयं के प्रति केवल नकारात्मक चीजों को सोचता है, जो भी नेगेटिव चीजें होती है, बुरी चीजें होती है, वही सोचता है इसमें। तो क्या है, निराशावादी होना, स्वयं पर भरोसा न करना और दूसरों से तुलना। तो इसमें क्या है कि हम निराशावादी होते हैं, कोई भी कार्य हमें मिल रहा है तो हम पहले सोच लेते हैं कि यार मैं तो इसको एंड तक पहुंचा ही नहीं पाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं एंड कर ही नहीं पाऊंगा इसका। या फिर हम स्वयं में भरोसा नहीं रखते कि मुझे ये कार्य लेने का क्या ही मतलब बनता है, मुझे ये लेना ही नहीं चाहिए था, मैंने फालतू में ही ले लिया। ऐसी टेंशन स्टार्ट हो जाती है और दूसरों से तुलना करते कि वो ये कार्य बहुत अच्छे से करे और मैं अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो क्या है कि ये आपकी नकारात्मक पॉइंट्स है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, आपकी सोच भी आपके जीवन के ऊपर कितना प्रभाव डालती है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, और वहीं आप गलत सोच रहे हैं तो क्या है कि आप कोई भी कार्य करने से पहले हिचकिचाएंगे और आप वो कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके अंदर ये थिंक नहीं आएगी, ये पॉजिटिव थिंक नहीं आएगी कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो ये दोनों क्या है, आपके सकारात्मक और नकारात्मक आपके आत्मसम्मान है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत पहचान से क्या है, व्यक्तिगत पहचान से तात्पर्य व्यक्ति की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य समाज से भिन्न बनाती है। व्यक्तिगत पहचान कौन सी है, तो ऐसे वो पहचान है जो कि किसी व्यक्ति को उसकी विशेषताएं, जो भी उसके अंदर विशेषता है किसी व्यक्ति के अंदर, उसको क्या करती है, उसे समाज से भिन्न बनाती है। मतलब उसके अंदर कोई भी कौशल है, वो क्या है, समाज से, मतलब उसके अंदर यही विशेषता है। कोई इंसान है, हम मान के चलते हैं कि एक इंसान है, उसके अंदर क्या है कि वो सिंगिंग अच्छा करता है, तो क्या है उसके अंदर ये कौशल है, ये विशेषता है। अब लोग उसको किससे जानेंगे कि वो अच्छा सिंगर है, तो क्या है, वही यहाँ बता रखा है कि व्यक्तिगत पहचान से तात्पर्य व्यक्ति की उन विशेषताओं से है जो उसे समाज से भिन्न बनाती है। तो उसके अंदर कोई भी विशेषताएं हैं, हम उसको उसी से जानेंगे कि इसके अंदर ये विशेषता है, इसने इस लेवल पे ये काम किया है। तो क्या है, वही बता रखा है कि यहाँ पे हम जो भी गुण है, जो भी विशेषता है, उसको समाज से भिन्न बनाती है, जो एक व्यक्ति है उसको। अब यहाँ क्या है, सामाजिक पहचान। तो सामाजिक पहचान से तात्पर्य जब व्यक्ति अपनी योग्यता से समाज में कोई स्थान या समाज से जुड़ जाए। तो क्या है, इंसान के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी विशेषताएं हैं जो कि लोगों से जल्दी ही अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, लोगों को जोड़ ले रहा है अपने साथ। तो क्या है, ऐसी जो भी गुण होते हैं, जो कि ऐसी कोई भी योग्यता है जो कि समाज में व्यक्ति को कोई भी स्थान दिला दे या समाज से आसानी से जोड़ दे, तो क्या होगा, वो आपका सामाजिक पहचान बन जाएगा। अब यहाँ आपको दे रखे कि स्वयं की संकल्पना और पहचान के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ क्या है, खुद को, जो भी है, खुद को जो हमारी पहचान है उसको विकास के जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक दे रखे हैं कि हमारी पहचान को और हमारी स्व संकल्पना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट यहाँ आपको आयु दे रखा है, सेकंड लिंग दे रखा है, आगे भी हम और देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आयु में क्या है कि व्यक्ति की स्व संकल्पना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब खुद के बारे में समझ क्या है, जीवन भर चलते रहता है, हमें कुछ ना कुछ नया नया अपने बारे में पता चलता ही रहता है। अगर हम ढूंढे तो हमें पता चले कि कोई ऐसा कार्य जरूर होगा आपको आगे चल के जिसमें दिलचस्पी आती जाएगी। तो वही है कि जो ये है स्व संकल्पना क्या है, व्यक्ति के साथ जीवन भर चलती है। और बच्चा है या किशोर जो कि स्वयं को अपनी आयु से ज्यादा का समझता है, अब बच्चा हो या किशोर हो, क्या है, स्वयं को अपनी आयु से ज्यादा का समझने लग जाता है। क्या है, उसके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। भले ही छोटा बच्चा हो, उसके अंदर क्या है, आप देखेंगे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर तो और होता है कि वो स्पाइडरमैन की मूवीज देख लेते हैं या कोई सुपर हीरो की मूवी देख लेते हैं, तो क्या सोचते हैं कि मैं भी सुपर हीरो बन जाऊंगा या मैं भी ये कार्य करूंगा। कार्टून वगैरह देखते हैं तो वैसी हरकतें सीखते हैं। तो वही है कि जो बच्चा हो या किशोर हो जो कि स्वयं को अपनी आयु से ज्यादा का समझने लगता है। नेक्स्ट यहाँ आपको लिंग दे रखा है। तो अधिकतर अध्ययनों के उपरांत यह देखा गया है कि 12 वर्ष के आसपास आयु के लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की स्व संकल्पना निम्न स्तर की होती है। क्या है,
यहाँ बता रखा है कि एक सर्वेक्षण के द्वारा लिंग में बता रखा है, लिंग अनुपात में, कि किस तरीके से जो लड़कियां होती है उनकी अपेक्षा लड़कियों की स्व संकल्पना, खुद के बारे में जो सोचने की समझ होती है, क्या है, लड़कियों में निम्न स्तर की होती है। लड़कियां ज्यादा स्वयं के लिए बोलेंगे तो ज्यादा सोचती वगैरह नहीं है, उनको क्या लगता है, या हमारे समाज में कैसी स्थिति है लड़कियों की, ऐसी है कि घर में रहकर घर का कार्य करेगी, और पढ़ाई वगैरह तो करवा रहे, आजकल तो काफी मॉडर्न हो चुका है जमाना, लेकिन क्या है स्टार्टिंग के टाइम में नहीं था, यही था कि लड़कियों को बस इतना था कि घर का काम करे। तो क्या है कि ऐसा देखा गया है कि कई जगहों पे कि लड़कियों की जो स्व संकल्पना होती है वो निम्न स्तर की होती है, ज्यादा वो स्वयं के बारे में नहीं सोचती है। तो यहाँ पे वही आपको बताया गया है। अब यहाँ नेक्स्ट क्या है आपकी संस्कृति। तो इसमें क्या है, किसी व्यक्ति के लिए उसकी संस्कृति उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी सभ्यता वाले लोग अपने बच्चों को पूरी तरीके से छूट देते हैं जिससे वह आत्मनिर्भर बनते हैं, परंतु एशियाई सभ्यता के लोग अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने बच्चों को अधिकतर अपने नियंत्रण में रखते हैं। अब यहाँ क्या बता रखा है कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, मतलब जो यहाँ से आप देखेंगे अदर कंट्री के लोग हैं, अमेरिका हो गया, कोरिया हो गया, तो ऐसे जो कंट्री के लोग हैं वहां पे क्या है कि बच्चों को ना छूट दे रखी है, बचपन से इनको छूट दी जाती है कि तुम जो कार्य करना चाहते हो, तुम इस कार्य में अच्छे हो, तुम करो और आगे बढ़ो। तो क्या है कि बच्चे क्या होते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। मगर जो एशियाई सभ्यता है, मतलब हम भारत की बात कर ले, तो क्या है यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों पे क्या होता है, पेरेंट्स का नियंत्रण होता है। पेरेंट्स ही क्या करते हैं, बच्चों को चलाते हैं, बच्चों को बताते हैं या ये कार्य करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं तो पेरेंट्स से पूछ कर ही करते हैं। तो यहाँ वही बताया है कि संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। किस तरीके से पड़ता है कि दूसरी सभ्यता के लोगों को छूट दी जाती है जिससे वो आत्मनिर्भर बनते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति में क्या है, माता पिता का बहुत सम्मान किया जाता है और उनसे जो भी कार्य होता है या कुछ भी होता है उनसे हम एक बार विचार विमर्श जरूर करते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट शिक्षा दे रखा है इसमें। तो शिक्षा में क्या है कि शिक्षा किसी व्यक्ति की पहचान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब हम किसी चीज के लिए शिक्षित होंगे, हम कोई कार्य कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तभी हमारे अंदर तो जो हम देखेंगे बहुत सारी जो कौशल वगैरह है, योग्यताएं वगैरह उत्पन्न होगी। हम क्या करते हैं, जब तक हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी योग्यताएं हैं, कौन से कौशल है। तो क्या है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो उसके बाद ही हमें क्या पता चलेगा कि हमारी पहचान क्या है, या हम खुद को समझ पाएंगे। तो क्या यही बता रखा है कि शिक्षा जो है किसी व्यक्ति की पहचान के लिए बहुत जरूरी है, कि वो उसने एमए कर रखा है, उसने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, तो ऐसे ऐसे क्या है कि जहां तक आपकी स्तर की शिक्षा होगी वहां तक आपको सम्मान मिलेगा। तो वही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ आपको दे रखा है कि मीडिया किस तरीके से प्रभावित करती है स्व संकल्पना या पहचान को। तो वो क्या है कि आधुनिक समय में मीडिया किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। मीडिया द्वारा शारीरिक बनावट के लिए किए गए प्रचार लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। अब क्या है, मीडिया में क्या है कि आधुनिक समय में मीडिया ना किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। आप देखेंगे ना मीडिया वगैरह में ऐसे विज्ञापन आते हैं कि अगर आप बहुत पतले हैं तो ये दवाई लीजिए, बहुत मोटे हो जाएंगे, या आपका भार बहुत ज्यादा है तो ये दवाई लीजिए, आपका भार कम हो जाएगा, आपकी लंबाई कम है तो ये दवाई लीजिए, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो वही क्या है, लोगों के अंदर क्या आती है, ऐसी ना मानसिकता आने लग जाती है। जैसे कि हम एज की बात करें, एज के हिसाब से क्या है, एक ऐसा भी आता है जब लोग क्या करते हैं, बच्चे या किशोर क्या होते हैं, अपनी लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव होते हैं। तो वही यहाँ बता रखा है कि किस तरीके से क्या है कि जब ये सब एड वगैरह हम देखते हैं तो क्या है, हमारे मन के अंदर वो सारी चीजें चलती रहती है। हम क्या होते हैं, खुद के लिए परेशान होते हैं। एक एज पे ऐसा आता है कि मेरी बनावट ठीक नहीं है, मेरे शरीर की बनावट अच्छी नहीं है, मेरी हाइट कम है, हाइट बहुत ज्यादा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, टेंशन होने लग जाती है, चिंता होने लग जाती है, जिससे क्या है बहुत ऐसा देखा गया है कि इन सब विज्ञापनों की वजह से विकास का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो क्या है कि मीडिया भी एक बहुत बड़ा ही छाप जो है, प्रभाव जो है वो छोड़ती है लोगों के विकास पर। अब क्या है यहाँ पे मित्र समूह, उसके बारे में बता रखा है कि मित्र समूह किस तरीके से जरूरी होते हैं। तो व्यक्ति के मन में स्वयं की छवि उसके आसपास के लोगों के हिसाब से होती है, इसीलिए किसी व्यक्ति की पहचान के लिए मित्र समूह बहुत अधिक है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति है तो वो क्या करेगा कि उसको क्या चाहेगा कि आसपास के जो लोग हैं उसके बारे में उसको बताए कि तू इतना अच्छा है, तेरे अंदर ये गुण है,
ऐसी बातें करे या सामने वाला उसके बारे में बोले, तो क्या है यहाँ पे व्यक्ति क्या चाहता है कि व्यक्ति के मन में यही है कि स्वयं की छवि जब उसके आसपास के लोग उसको बताते हैं कि तू इस कार्य में अच्छा है, तू इस कार्य में अच्छा है, तू इसमें अच्छा है, तो क्या है तभी उसके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है। तो क्या है ये बता रखा है कि ये बहुत जरूरी है कि मित्र समूह हो गया या हमारे आसपास का जो पारिवारिक क्षेत्र है उसमें क्या है कि व्यक्ति के मन में स्वयं की छवि उसी के हिसाब से उत्पन्न होगी जब सामने वाला या आसपास के लोग उसको बता रहे हैं कि इस कार्य में तू अच्छा है, सफल हो सकता है। तो वही कि किस तरीके से पहचान के लिए मित्र समूह बहुत जरूरी है, या हमारा पारिवारिक जो क्षेत्र है वो बहुत जरूरी है। तो वही इसमें बताया गया है। तो ये सब आपके क्या थे, तो स्वयं की संकल्पना और पहचान पर जो भी विकास के जो है प्रभावित करने वाले कारक थे। कौन कौन से कारक हमने देखे, तो आयु देखा, लिंग देखा, मीडिया देखा, संस्कृति देखी, शिक्षा देखा और मित्र समूह देखा। ये सारे कौन से आपकी पहचान और स्व संकल्पना को प्रभावित करने वाले जो भी कारक थे वो। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या आ गया, शैशव काल के दौरान स्वयं की विशेषताएं। अब क्या है यहाँ पे शैशव काल के बारे में बता रखा है। तो मिडिल जो बच्चे होते हैं 18 महीने तक की आयु तक के बच्चे होते हैं, या जो ऐसे बच्चे जिनको हम क्या है जिनके अंदर ज्यादा समझ नहीं होती, कुछ समझ में नहीं आता, उनको बस गोदी में लेने वाले बेबीज होते हैं, उसके बारे में है ये। तो क्या है स्वयं को पहचानने की क्रिया मुख्य रूप से शैशव काल में होती है। अब क्या है हम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी जो होती है उसको जानते हैं। तो क्या है शैशव काल मतलब 18 महीने की आयु यहाँ बता रखी है तक जब हम हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम शैशव काल में ही धीरे धीरे समझने लग जाते हैं कि चीजों में मूवमेंट हो रही है, या ये चीज यहाँ से वहां हिली है, या सामने वाला कोई बात कर रहा है। तो हम क्या है छोटे बच्चों को हम देखते हो किस तरीके से जब हम उनको बातें करते हैं तो वो मुंडी हिलाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि बोले। तो ये शैशव काल की आयु में ही होता है। तो क्या है कि स्वयं को पहचानने की क्रिया क्या है शैशव काल से शुरू हो जाती है। जब बच्चा 18 महीने की आयु तक हो जाता है तो स्वयं की छवि पहचानने लगता है, खुद की पहचान जो छवि होती है मिरर में देख के वो पहचानने लग जाता है स्वयं को। शैशव काल के दौरान ही बच्चा स्वयं के प्रति जागरूक होता है। अब दूसरे वर्ष के लगभग दूसरे 6 माह के दौरान वह व्यक्ति वर्ग सर्वनाम का उपयोग करने लगता है, जैसे मैं, मेरा इत्यादि। अब धीरे धीरे क्या है जब 2 साल की दूसरी 6 माही होती है तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे जो वर्ड्स होते हैं जैसे मैं, मेरा, मम, मम ऐसे जो होते हैं वो सब जो बेबीज होते हैं वो करने लग जाते हैं। और क्या है इसमें नेक्स्ट कि शिशु उस समय स्वयं से अवगत होते हैं और अपनी तस्वीरों को भी पहचानने लग जाते हैं। इसमें क्या है कि शिशु खुद से अवगत हो जाते हैं और अपनी तस्वीरों को पहचानने लग जाते हैं। जब वो मिरर में देख के खुद को पहचानने लग जाएंगे तो क्या है अपनी तस्वीरों को भी पहचानने लग जाते हैं। तो ये सब किसमें होता है आपके शैशव काल के दौरान ये सारी चीजें जो होती है आपकी घटित होती है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब यहाँ हमने शैशव काल देखा, ये क्या है जन्म से लेकर हम 18 माह या 2 साल तक कह सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि जन्म से लेकर 18 माह से क्या होता है कि बच्चे खुद को धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देते हैं, और 2 साल तक क्या हो जाता है बच्चे कुछ कुछ वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने इसमें समझा। अब यहाँ पे क्या है हम प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में समझेंगे। तो वो कौन सी वर्ष है, तो 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। इसमें क्या है 3 वर्ष की आयु तक बच्चों में भाषा का विकास हो जाता है, बच्चे स्वयं की विशेषताओं को जानने लगते हैं, वह किस चीज में अच्छे है। क्या है कि इस आयु तक क्या हो जाता है कि बच्चों पे भाषा का विकास मतलब बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं इस आयु तक। अब इसमें क्या है बच्चों के अंदर जो है स्वयं की विशेषताओं को जाना मतलब वो स्वयं की बात करना स्टार्ट कर देता है, और क्या है कि उसको धीरे धीरे पता भी लगने लग जाता है कि वो किस चीज में अच्छा है। तो कब तक होता है ये, तो 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक हमें धीरे धीरे ये सारी चीजें जो होती है पता लगना स्टार्ट हो जाती है कि हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, और अपने बारे में हम पूछना भी शुरू कर देते हैं इसी आयु में। अब हम इसके कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो क्या है शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, मूर्त गतिविधियों के आधार पर, स्मरण शक्ति के आधार पर, आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर, और अपने अलग अलग गुणों की पहचान में असमर्थ। यहाँ पे कुछ विशेषताएं आपको दे रखी है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन कौन सी चीजों से हमें पता चलता है। तो यहाँ फर्स्ट दे रखा है कि शारीरिक विशेषताओं के आधार पर बच्चे स्वयं के बारे में पूछ रहे हैं, स्वयं की चीजों को समझ रहे हैं, या उसको पता चल रहा है कि उसके अंदर कौन कौन सी गुण है।
तो ये सारे गुण जो है उसको कैसे पता चल रहा है या चीजों को वो अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पे वही पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कि किस किस चीज को वो अनुभव कर रहा है। तो शारीरिक विशेषता मतलब वो अपने शरीर की बनावट को देख रहा है या खुद को समझ रहा है, जान रहा है, वो सारी किस में आएगा, आपकी शारीरिक विशेषता उसमें आएगा। मूर्त गतिविधियों के आधार पर, तो कौन कौन सी गतिविधि उसके आसपास हो रही है, कौन सी गतिविधि कोई बता रहे कि आसपास लोग उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही मूर्त गतिविधि जो उसके आसपास की गतिविधि हो रही है उसके आधार पर। स्मरण शक्ति के आधार पर क्या है, इस समय बच्चे की स्मरण शक्ति भी तेज हो जाती है 3 से 6 वर्ष की आयु तक, मतलब वो चीजों को याद रखना शुरू कर देते हैं। तो वही है कि उनकी स्मरण शक्ति भी ठीक ठाक हो जाती है, अच्छी हो जाती है। आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर अब क्या है कि कल्पना भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि सपना देखना स्टार्ट हो जाता है। तो वही हम बताया है कि उसके अंदर कल्पनाएं जो होती है वो भी धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। और नेक्स्ट, अपने अलग अलग गुणों को पहचानने में असमर्थ। अब इस एज तक तो इतना हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हम स्वयं को समझने लग जाते हैं, लेकिन हमें क्या है उतने गुण जो होते हैं हम उसको सारे गुण को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा एज नहीं है 3 से 6 वर्ष। तो क्या है इसमें हम जो भी भिन्न अलग अलग गुण होते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। तो वही है कि अलग अलग गुणों को हम पहचानने में असमर्थ होते हैं 3 से 6 वर्ष की आयु तक। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, तो मध्य तथा उत्तम बाल्यावस्था के दौरान स्वयं। अब यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था के बारे में आपको बता रखा है, तो ये कौन सा ये टाइम पीरियड है, तो 7 से 11 वर्ष की आयु के मध्यम तथा उत्तम बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों के स्वयं के प्रति सोच अधिक जटिल हो जाती है, वह दूसरों की तुलना में स्वयं को आंकने में रखते हैं। अब क्या है कि इस टाइम तक बच्चों की सोच बहुत जटिल हो जाती है, वो खुद को समझने लग जाते हैं, अपनी बातों को अच्छी तरीके से याद रखने लग जाते हैं। और क्या है कि कोई सामने वाले कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर वो खुद को भी रखने स्टार्ट कर देते हैं या खुद को जस्टिफाइड भी करने लगते हैं कि मैं इस कार्य में उससे अच्छा हूं। तो यहाँ पे वही बताया गया। इसमें कौन कौन से आपके पॉइंट्स है, तो आंतरिक विशेषताओं के आधार पर और सामाजिक पहचान के आधार पर। तो इसमें क्या है, आंतरिक विशेषताएं मतलब उसके अंदरूनी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको पता है। इस तक आप देखेंगे तो धीरे धीरे हम इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें बच्चों को अच्छी तरीके से स्वयं की अनुभूति हो जाती है, स्वयं के बारे में पता चल जाता है। तो वही है कि उसको ये भी पता चल जाएगा कि उसके आंतरिक गुण कौन कौन से है। सामाजिक पहचान के आधार पर उसकी समाज में मतलब स्थान के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देगा, समाज की पहचान भी उसको होने लग जाएगी। तो वही बताया। और मित्र समूह की स्वीकार्यता के आधार पर, मतलब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मित्र समूह बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे क्या है कि वो मित्र समूह की बातों पे भी जोर देने लग जाएगा इस एज तक। कि जैसे हमने देखा कि कैसे जब हमारे सामने वाला हमें बोल रहा है कि इस ऐसी छवि तेरी है या ऐसी छवि है तुम्हारी, तो क्या है यहाँ पे वही है कि मित्र समूह की स्वीकार्यता के आधार पर कि मित्र समूह उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो उस बातों को भी अपने ऊपर लेने लग जाता है। विकास के कारण अब ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है, तो क्या है कि बच्चे के अंदर जो है जटिलता है और दूसरों से खुद को आंकने की जो चीज है, कोशिश है, वो भी बढ़ने लग जाती है। वही बताया। सामाजिक तुलना के आधार पर वो तुलना भी करने लग जाते हैं। और वास्तविक एवं आदर्श स्वयं के आधार पर, और जो भी आदर्श वगैरह है वास्तविक एवं आदर्श की हम लोगों को देखेंगे, पेरेंट्स वगैरह जो है मैनर्स सिखाते हैं बच्चों को या अप्रिशिएट करते हैं। कि जब बच्चे हम देखेंगे छोटी एज के बच्चे, तो उसको क्या है कि अगर कोई भी कार्य वो स्वयं से कर रहा है तो उसको घर वाले क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि वास्तविक एवं आदर्श स्वयं के आधार पर इसके अंदर ये सारे जो गुण है वो धीरे धीरे विकसित होते हैं और जो बच्चा है इसी के साथ बड़ा होता है, ऐसी आदर्श के साथ ही वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया आपके। आई होप आपको ये भी पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है कि किशोरावस्था के दौरान जो स्वयं का विकास है, तो किशोरावस्था में स्वयं की पहचान खोजना एक महत्वपूर्ण विकास सूचित कार्य है। अब क्या है कि स्वयं के बारे में किशोरावस्था में सोचा जाता है। किशोरावस्था क्या है, तो क्या है ऐसी एज जहां पर लोग जो होते हैं खुद के लिए अब हम इसको अडल्ट बोल देंगे कि खुद के लिए हम बहुत जागरूक हो जाते हैं, अपने शरीर की बनावट के लिए, अपनी कौशल योग्यता के लिए बहुत ज्यादा। अभी हम इससे पहले कौन सा देख रहे थे, तो हमारे जो बच्चों की जो हम बोल सकते हैं कि 11 वर्ष की आयु तक हम बोल सकते हैं, जिसको हम प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में बोल सकते हैं, मिडल बाल्यावस्था के बारे में बोल सकते हैं, हमने वो सब समझा। यहाँ पे हम क्या समझेंगे, जो हमारा किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था में क्या है कि स्वयं की पहचान को खोजना एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। किशोरावस्था तक हमें पता हो जाता है कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, कौन से कौशल है, और अगर नहीं पता होता तो ये सोचना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। नेक्स्ट, किशोरावस्था में जब किशोर
में युवनारंभ होता है तो तीव्र शारीरिक और संवेदनात्मक विकास के कारण वह अपने आप से ही अपरिचित होकर अपने मन से पूछता है कि मैं कौन हूँ। अब क्या है, कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं किशोरावस्था के दौरान कि क्या है कि हम खुद से ही प्रश्न करने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो हम यहाँ पे वही प्रश्न वगैरह है कि जब हम वो सारी विशेषताएं जो भी कार्य होते हैं या कोई भी चेंजेस हमारे अंदर होते हैं तो क्या है, हम खुद से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मैं कौन हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमें किशोरावस्था तक नहीं पता कि मैं कौन सा कार्य करने में सक्षम हूँ और कौन सा कार्य करने में नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न उत्पन्न होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं ये कार्य क्यों नहीं कर सकता, मैं ये कार्य कर सकता हूँ या नहीं। तो ऐसे ऐसे जो प्रश्न है वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब किशोर इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए अपनी पहचान जानने लगते हैं तब उनमें कैसा नियंत्रण बहुत आता है कि वह अपनी पहचान का विकास करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। क्या है, जब किशोर ऐसे प्रश्न को ढूंढते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या खूबियां हैं, कौन सी योग्यताएं हैं, और जब इसको पहचान जाते हैं तो उसी के साथ ही क्या करते हैं, वो आगे तक जाते हैं और खुद ही अपनी जो एक पहचान है, एक विशेषता के साथ अपनी पहचान है उसको बनाते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट इसी में दे रखा है कि स्वयं की पहचान बनाने के लिए जो किशोर है वह धीरे धीरे अपनी बाल्यावस्था की पारिवारिक भावना, निर्भरता की संवेदनाओं और स्वाधीनता में बदलाव है जो उसे अपनी पहचान बनाने में जो है सहायक होती है। क्या है कि पहचान बनाने में कौन कौन सी चीजें सहायक है किसी किशोर में, तो क्या है कि स्वयं की पहचान बनाने के लिए जो किशोर है वह धीरे धीरे अपनी बाल्यावस्था की पारिवारिक भावना, जो भी बाल्यावस्था में उसकी पारिवारिक भावनाएं होती है और जो संवेदनात्मक स्वाधीनता में बदलता है, तो क्या हो जाता है कि जो किशोर है वो स्वयं के बारे में जानना शुरू कर देता है, अपनी पहचान को समझना शुरू कर देता है। भारतीय परिवेश में किशोर विशेषकर यहाँ विशेषकर होगा, विशेषकर लड़कियां अपने परिवार पर भावनात्मक रूप से अधिक निर्भर होती है। अब क्या है, हम जानते हैं कि जो लड़कियां होती है ज्यादातर अपने परिवार पर ही आश्रित होती है। अगर वो अपने फादर के घर में है तो फादर पे डिपेंडेंट होगी, हस्बैंड के घर में जाएगी तो क्या होगा, हस्बैंड पे डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ वही बता रखा है कि किस तरीके से जो ज्यादातर लड़कियां होती है वो अपने परिवार पर ही निर्भर होती है, जिसके कारण वह ना तो स्वतंत्रता से कार्य कर पाती है और ना ही अपने से संबंधित निर्णय ले पाती है। लेकिन जो किशोर होते हैं, मतलब जो पुरुष होते हैं या लड़के होते हैं, क्या करते हैं, वो खुद से ही अपने कार्य को शुरू करते हैं और आत्मनिर्भर भी बनते हैं। तो ये सारा आपका किसमें था, तो किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विकास। अब इसमें क्या है, स्वयं के बारे में था, यहाँ पे ये नहीं दे रखा किशोर या किशोरी में, किशोरावस्था के दौरान दोनों में जो जो विकास जो होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया था। अब हम क्या करेंगे, तो जो दोनों में है हम अलग अलग जो है डेफिनेशन को देखेंगे। फर्स्ट यहाँ देखा आपको किशोरावस्था में स्वयं की भावना। अब स्वयं की भावना, अपने लिए कौन कौन सी भावना और विशेषताएं उत्पन्न होती है हम उसके बारे में समझेंगे। तो क्या है, किशोर स्वयं का विवरण संक्षिप्त और केवल विचार के रूप में देते हैं। अब क्या है, इस एज तक हमें समझ में आ जाता है तो हम क्या है, लॉजिकल आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, लॉजिकल बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किशोर स्वयं का विवरण संक्षिप्त और केवल विचार के रूप में ही बताता है। किशोर अपने आंतरिक गुण पर अधिक बल देता है, उसके अंदर जो जो गुण है उस पर वो ज्यादा बल देता है। किशोर स्वयं का विवरण शांत स्वभाव, सच्चा, बहादुर, भावुक और संवेदनशील अथवा साहसी होने के रूप में देता है। अब क्या है, इस तक हम क्या है, खुद को हम अच्छा दिखाने लग जाते हैं या हमें पता चल जाता है कि हमें लोगों के सामने कैसी पर्सनैलिटी बनाकर रखनी है। तो हम क्या है, अपने गुणों के बारे में बताते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, संवेदनशील हूँ, इस कार्य में करने में अच्छा हूँ। तो यही सारे गुण जो है हम लोगों के सामने रखते हैं। अब किशोरावस्था में स्वयं के बारे में अस्थिर भावना होती है। अब किशोरावस्था में भी क्या होती है कि कुछ भावनाएं ऐसी होती है कि हम खुद पे उसका कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसी भावनाएं भी होती है जो कि अस्थिर होती है। किशोर में बच्चों की अपेक्षा स्वयं के बारे में अधिक सचेत और अपने में ही ध्यान मांग में रहते, मग्न, यहाँ पे मग्न है। तो क्या है कि किशोरावस्था में बच्चे क्या होते हैं, अपने अंदर, ये देखेंगे आप, जो हम एज देखें तो क्या है कि जब किशोरावस्था, यंग एज जब हम बोलते हैं जिसे, तो क्या होता है कि ज्यादातर हम खुद में ही रहते हैं, हमें दूसरों से बात करना उतना पसंद नहीं होता जितना हम स्टार्टिंग में छोटी एज में करते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप में रहना पसंद होता है। लेकिन क्या होता है, इस एज तक कैसे हो जाते हैं हम, तो हम स्वयं में खुद में ही रहना शुरू कर देते हैं, हम खुद से ही समझना शुरू कर देते हैं या हमें दूसरों से बात करना उतना पसंद नहीं होता। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि खुद की विशेषताएं, भावनाएं कौन कौन सी उत्पन्न होती है और कौन कौन सी जो भावनाएं है, की विशेषताएं होती है वो उत्पन्न होती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है।
नेक्स्ट यही हमने देखा था, वहां पे भी आप ये पॉइंट्स देखा था और यहाँ पे भी आप वो पॉइंट्स बना सकते हैं कि किस तरीके से स्वयं की पहचान बनाने के लिए जो किशोर है वह धीरे धीरे अपनी बाल्यावस्था की पारिवारिक भावनाओं पर निर्भरता को संवेदनात्मक स्वाधीनता में बदलता है, मतलब खुद की फ्रीडम में चेंज कर लेता है। हम ये पॉइंट्स उसमें भी दे रहे थे और इसमें भी हम ये पॉइंट्स दे सकते हैं। तो क्या है कि जो कि पहचान बनाने में सहायक होता है और लोगों को किस तरीके से बताता है, वो पहचान के बारे में बता रहा है, तो वो हम इसमें दे सकते हैं। या फिर हम बता सकते हैं किस तरीके से जो किशोरियां होती है भावनात्मक तौर पर जो अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट होती है और जो किशोर होते हैं वो अपने कार्य को स्वयं करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें बता सकते हैं। अब यहाँ क्या है, प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं का विकास। अब प्रारंभिक वर्षों में स्वयं का विकास हो रहा है तो किस तरीके से जो हो रहा है और कौन कौन सी विशेषताएं हमारे अंदर आ रही है। तो फर्स्ट यहाँ दे रखा है व्यक्तिगत पहचान को पहचानना, वस्तु में विभिन्नता करना यहाँ पे होगा, और प्रश्न उत्पन्न होना, पहचान की भावना का निर्माण। तो फर्स्ट यहाँ जो आपको दे रखा है व्यक्तिगत पहचान को पहचानना, तो हम इसमें क्या समझ रहे हैं टॉपिक में, तो प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं के विकास। तो प्रारंभिक वर्षों में हमारे अंदर जो भी विकास होते हैं हम उसको समझ रहे हैं। तो व्यक्तिगत पहचान को पहचानना, तो इसमें क्या है, आसपास के लोगों द्वारा लिए गए नाम से स्वयं को जोड़ना। हम क्या करते हैं प्रारंभिक वर्षों में, जो सामने वाला व्यक्ति हमें जिस नाम से बुला रहा है हम उसको जानना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई हमें नाम से बुला रहा है, आप देखेंगे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, उनको हम अलग अलग नामों से बुला देते हैं। जैसे कि कोई लड्डू बोल देता है, कोई गोलू बोल देता है, तो हम क्या करते हैं प्रारंभिक वर्षों में हम उससे ना खुद से जोड़ना शुरू कर देते हैं, हम उसे रिलेट करने लग जाते हैं प्रारंभिक वर्षों में। तो यहाँ वही है कि जो भी नाम से हमें आसपास के लोग बुलाते हैं हम उससे खुद को जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या है, वस्तु में विभिन्नता। अब क्या है कि धीरे धीरे हमें वस्तु में विभिन्नता के बारे में पता चलने लग जाता है, जिसमें क्या है कि बच्चा वस्तुओं के स्थान परिवर्तन को समझने लग जाता है कि एक जो वस्तु है इस स्थान से दूसरे स्थान पर गई है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि मूवमेंट के बारे में बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि प्रारंभिक वर्षों में उनको मूवमेंट की जानकारी होना स्टार्ट हो जाती है कि कोई जो वस्तु है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गई है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न उत्पन्न होना। अब बच्चों के अंदर क्या है, कई रचनात्मक भावना उत्पन्न होती है, जिसमें क्या है कि उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब क्या है, यहाँ पे भावनात्मक चेंज हो रहा है तो प्रश्न भी उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे वही बताया गया। नेक्स्ट है पहचान की भावना का निर्माण। तो बच्चों को प्रोत्साहन द्वारा उसी चीज की पहचान करवाना जो उसके लिए आवश्यक है। तो पहचान की भावना के निर्माण में क्या है कि बच्चों को ना ऐसी चीजों के बारे में बताना, ऐसी चीजों के बारे में जानकारी देना जो कि उनके लिए जरूरी है, उनके विकास के लिए आवश्यक है। तो ऐसी चीजों से ही अवगत करवाते हैं बच्चों को जो कि उनके लिए जरूरी हो। तो पहचान की भावना भी उत्पन्न होती है उनके अंदर कि वो इस चीजों को, जो चीज है उनको समझना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ क्या देखा आपको, किशोरों में जैविक और शारीरिक परिवर्तन। अब यहाँ पे क्या है, किशोरावस्था में बहुत सारे शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं, शरीर की बनावट में चेंजेस होते हैं और जैविक परिवर्तन भी होते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया है। तो फर्स्ट यहाँ लड़कियों में जैविक और शारीरिक परिवर्तन के बारे में बताया है कि लड़कियों में किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। तो क्या है, मासिक धर्म का आना, यौन परिपक्वता का बिंदु, यह एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव से होता है। क्या है, मासिक धर्म पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और यह है यौन परिपक्वता का बिंदु। यहाँ पे क्या है, एक हार्मोन होता है जो कि स्रावित होने लग जाता है और मासिक धर्म के शुरू होने से पहले बढ़ोतरी तीव्र गति से होती है। क्या है कि पीरियड से पहले क्या होता है कि हमारी हाइट वगैरह जो होती है वो काफी बढ़ने लग जाती है। अब शरीर के अंगों के साथ साथ स्तनों का भी विकास होता है, हमारे शरीर के अंग के साथ साथ जो स्तन वगैरह होते हैं उनका भी विकास होता है। और यौवन अवस्था 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच होती है और लड़कियों की आवाज पतली, भारी और वसूली हो जाती है। क्या है, लड़कियों की आवाज में भी चेंजेस होते हैं और गुप्तांगों पर बाल आने लग जाते हैं। तो ये सारे क्या है कि आपकी जो लड़कियों में जैविक और शारीरिक परिवर्तन होता है उसके बारे में आपको बता रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि लड़कों में शारीरिक और जैविक परिवर्तन, फर्स्ट हमने लड़कियों के बारे में देख लिया। तो इसमें है शुक्राणु के बनने और यौन परिपक्वता का बिंदु मान और जो है वो बढ़ जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है होगा। यह एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव से होता है। तो इसमें भी क्या है, एक हार्मोन का स्राव होता है, उसके बारे में आपको बता रखा है। और कुछ विशेष विशेषताओं के विकार से पहले बढ़ोतरी तीव्र गति से होती है, इनकी हाइट में भी बढ़ोतरी होती है, ये सारी बातें। और जनन इंद्रियों का आकार भी बढ़ता है, संपूर्ण शारीरिक विकास होता है और आवाज भारी और
वह स्वर फटने लगती है और धीरे धीरे क्या है परिपक्वता का साथ साथ स्वर में नियंत्रण आता है। तो इसमें क्या है कि आवाज भी आप देखेंगे तो इससे क्या होती है, जो वॉइस वगैरह होंगी उनकी आवाजें जो होती है वो भारी हो जाती है, भारी और तेज निकलने लग जाती है, कर्कश आवाज हो जाती है। तो यहाँ पे वही आपको बता रखा है किस तरीके से लड़के और लड़कियों में जो है, किशोर और किशोरियों में कौन कौन से जैविक और जो शारीरिक परिवर्तन है वो होते हैं। अब यहाँ क्या है, किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन, जैविक और शारीरिक परिवर्तन जो आपके इसमें और अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो किशोरावस्था के दौरान किशोर व किशोरियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे बाहर जो है भार, यहाँ होगा भार, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी। तो यहाँ पे भार होगा, भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना इत्यादि। इसी वृद्धि में क्या है, स्फुरन भी होता है। तो ये क्या है, वृद्धि स्फुरन क्या है, यहाँ पे जो आपको दे रखा है तो इसमें क्या है, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो भार का बढ़ना, इसका एक अलग से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि वृद्धि स्फुरन क्या होता है। तो क्या है, जब किशोरावस्था के दौरान भार बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि स्फुरन कहते हैं। जब तेज गति में जब होता है कि हमारे शरीर में अलग अलग जो विकास होते हैं वो होने लग जाते हैं, तो किसमें आता है, वृद्धि स्फुरन में आता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपके परिवर्तन दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट परिवर्तन देख लिया, तो यहाँ पे कौन से परिवर्तन है, जैविक और शारीरिक परिवर्तन, ये आपका फर्स्ट परिवर्तन दे रखा है। अब इसमें क्या है आपका नेक्स्ट, तो इसमें आपका ये दे रखा है सेकंड परिवर्तन, थर्ड और ये फोर्थ। आपके 4 परिवर्तन दे रखे किशोरावस्था के दौरान, कौन कौन से 4 परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट हमने जो है भावनात्मक और शारीरिक, जो एक मिनट, हमने यहाँ देख लिया जैविक और शारीरिक जो हमारा परिवर्तन था उसको देख लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे आपका कौन सा है, भावनात्मक परिवर्तन है। भावनात्मक परिवर्तन, तो इसमें क्या है, किशोरावस्था के दौरान हो रहे परिवर्तनों से किशोर या किशोरी अपने शारीरिक बनावट के लिए चिंतित होते हैं, जिसे भावनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। अब भावनात्मक परिवर्तन में क्या है कि हम चिंतित हो रहे हैं, क्या है, किशोरावस्था एक ऐसी चीज होती है जहां पर हम काफी चिंतित होते हैं अपने शरीर के लिए। हमें पिंपल वगैरह हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं, काफी टेंशन में आ जाते हैं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो क्या है, वही कि भावनात्मक परिवर्तन में क्या होता है कि हम अपने शरीर की बनावट के लिए काफी चिंतित हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको दे रखा है संज्ञात्मक परिवर्तन, तो इसमें क्या है, कुछ मानसिक प्रक्रियाओं में विकास हो जाना, जैसे कि चिंतन तथा तर्क मानसिक स्मृति से परिपूर्ण होती है, संज्ञानात्मक कहलाती है। तो इसमें क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें विकास होता है, जिसमें कि हम चिंतन, सोचना, ज्यादा किसी चीज के लिए ना हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तर्क देना स्टार्ट कर देते हैं, किसी चीज के लिए हम लॉजिक देना शुरू कर देते हैं। तो आपका किस में आएगा, वो संज्ञानात्मक परिवर्तन में आएगा। नेक्स्ट यहाँ आपका दे रखा है आपको सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, तो इसमें क्या है, सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप वह वार तथा दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। अब क्या है, सामाजिक परिवर्तन में क्या है, तो हम लोगों के साथ क्या होते हैं, जुड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब किस में आएगा, आपके सामाजिक परिवर्तन में आएगा। आई होप आपको ये भी टॉपिक जो है पूरा समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो ये चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। हमने इसमें जो शायद आपके 3 पार्ट थे उसको कवर अप कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखी है, तो शुरू से हमने स्वयं के बारे में समझा, हमने किशोरावस्था के बारे में, मध्यम बाल्यावस्था जो जिसको हम उत्तम बाल्यावस्था भी कहते हैं उसके बारे में, किशोर और किशोरी के अंदर होने वाले जो भी परिवर्तन है हमने उसके बारे में समझा कि मुझे मैं से कौन जो है, मुझे मैं कौन बनाता है, हमने ये समझ लिया। हमने स्वयं के बारे में समझा, पहचान के बारे में समझा, व्यक्तित्व के बारे में समझा। ये सारी चीजें हमने क्या है इस पार्ट में देखा। स्वयं के विकास के बारे में कि हम क्या है कि मित्र किस लिए जरूरी है, संस्कृति किस लिए जरूरी है, मीडिया कैसे प्रभाव डालती है, ये सारी चीजें हमने किस में देखा, स्वयं के विकास में। और पहचान पर प्रभाव डालने वाले तो हमने कौन कौन से देखे कि किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, हमने ये देखे जिसके हमने 4 पॉइंट करे थे। और किस किस परिवर्तनों में हमने अलग देखा कि लड़कियों में कौन से परिवर्तन होते हैं, लड़कों में कौन से परिवर्तन होते हैं। तो ये सारा आपका जो था स्वयं को समझना आपका इन तीनों पार्ट का जो है हमने इसी में जो इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर था समझ में आ गया हो। कहीं कोई कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।